नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। यह वीडियो जो है भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। तो इसमें हम देखेंगे कि भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई, भू राजस्व व्यवस्था क्या है और इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम देखेंगे। तो भू राजस्व व्यवस्था, इसे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट कहा जाता है। भू राजस्व व्यवस्था को लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट कहा जाता है। इसका अर्थ है कि भूमि से होने वाली आय में, यानी भू राजस्व व्यवस्था का अर्थ होता है कि भूमि से होने वाली आय में सरकार का हिस्सा, इस हिस्से को ही राजस्व कहा जाता है। भूमि यदि व्यक्तिगत स्वामित्व में है तो शासक का हिस्सा उसमें होने वाली आय में होगा। भूमि यदि सामुदायिक स्वामित्व में हो तो इससे होने वाली आय में सरकार का हिस्सा जो होगा, यानी भूमि यदि सामुदायिक स्वामित्व की है तो इसमें होने वाली आय में सरकार का हिस्सा होगा। भूमि यदि राजकीय या सरकारी स्वामित्व में है तो उसमें होने वाली आय में गौट का हिस्सा होगा। भू राजस्व की जानकारी हमें इतिहास में बौद्धिक संस्कृतियों के दौर से ही मिलती आ रही है। तो भू राजस्व व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इसकी जानकारी हमें बौद्धिक संस्कृति के दौर से ही मिलती है, जो आज भी विद्यमान है। 1772 से 1813 तक ब्रिटेन में बणिक पूंजीवाद का समय था। यानी 1772 से 1813 तक ब्रिटेन में बणिक पूंजीवाद का समय था। इस काल में कंपनी की रुचि मूलतः धन कमाने में थी। भारत में व्यापार करने के बाद धन को प्राप्त करने का दूसरा स्रोत जो है भू राजस्व ही था, जिसके कारण कंपनी ने भू राजस्व के प्रशासन की तरफ विशेष ध्यान दिया। यानी कंपनी को पैसा चाहिए था, पैसा के लिए दूसरा स्रोत के रूप में भू राजस्व इनको दिख रहा था, इसलिए कंपनी ने इस पर विशेष ध्यान दिया। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ ही भू राजस्व व्यवस्था का नया दौर शुरू हो गया। यह व्यवस्था उपनिवेशवादी आवश्यकताओं तथा यूरोप में प्रचलित विचारधाराओं का परिणाम थी। यानी जो ये व्यवस्था थी, ये उपनिवेशवादी आवश्यकताओं और यूरोप में प्रचलित विचारधाराओं का ही परिणाम थी। अब भू राजस्व से आधारित प्रश्नों को हम देखेंगे कि भू राजस्व से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कहता है, पहला प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद कंपनी को भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में प्रारंभिक प्रयोग का अवसर प्राप्त हो गया। तो वो युद्ध था प्लासी के युद्ध। यानी प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी यहाँ शासन स्थापित कर लेती है। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को कितने प्रयोगों की जिम्मेदारी हासिल हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद ही कंपनी को 24 प्रयोगों की जिम्मेदारी हासिल हुई। अब कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है वो माना जाता है कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अब सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है वो बंगाल के जो नवाब हुआ करते थे उस दौरान सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच जो है प्लासी का युद्ध हुआ। अब आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम हुए, किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई? तो जैसा कि प्लासी के युद्ध में जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, यानी रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई, और भारत की हार हुई, यानी सिराजुद्दौला की हार हुई, और भारत में अंग्रेजी आधिपत्य की नींव रखी गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की लगान वसूलनी है। यानी प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को जो 24 परगने हासिल हुए, जिनको जिम्मेदारी थी लगान वसूल करने की, ठीक है, उसमें कंपनी ने क्या किया, कितने महीने तक लगान स्वयं एकत्रित किया? देखिए, 24 परगने के लगान जो है कंपनी स्वयं वसूलने का जिम्मा लेती है, और इसके लिए वो 16 महीनों तक ये लगान खुद से एकत्र करती है। किसके सुझाव पर अधिकतम लगान प्राप्त करने के लिए प्रत्येक परगने की नीलामी की गई? अब 24 परगना था, 24 को नीलामी करने का सुझाव किसके कहने पर किया गया? तो ऑरवेल के कहने पर, ऑरवेल के सुझाव पर ही कंपनी ने 24 परगनों को नीलाम किया। अब नीलामी में किसको दिया गया, नीलाम किसको किया गया? कंपनी ने भूमि की नीलामी किसके बीच की?
तो कंपनी ने भूमि की नीलामी जो है सट्टेबाजों के बीच की, यानी 24 परगने की नीलामी उन्होंने की सट्टेबाजों के, जिसका भूमि से कोई लेना देना नहीं था। भूमि नीलामी के पीछे कंपनी का क्या उद्देश्य था? तब कोई भी कंपनी चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, तो इस कंपनी के भी यही उद्देश्य रहे होंगे कि लगान व्यवस्था में सुधार कर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा उठाना कंपनी ये चाहती थी। वो चाहती थी कि नीलाम करने से उसको ज़्यादा से ज़्यादा आय प्राप्त हो सकता है। इसके लिए रॉबर्ट क्लाइव द्वारा सेलेक्ट कमेटी का गठन भी किया गया था। अब सेलेक्ट कमेटी क्या है उसको भी देखेंगे। तो सेलेक्ट कमेटी के अंतर्गत लगान वसूल करने की जिम्मेवारी किसे दी गई? तो सेलेक्ट कमेटी के अंतर्गत लगान वसूल करने की जिम्मेवारी अमीरों को दी गई आरंभ में। अमीरों को क्यों दी गई? कि आरंभ में लगान एकत्र करने का अधिकार कंपनी ने स्वयं अपने पास रखा था, लेकिन योग्य और प्रशासनिक अधिकारियों के अभाव में कंपनी इस जिम्मेदारी को निर्वहन नहीं कर सकी। अतः कंपनी ने लगान व्यवस्था को सुधारने और लगान बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रशासक पर नियंत्रण रखने के लिए अमीरों को दिया था, लेकिन बाद में अमीरों को हटाकर सुपरवाइजर को यानी 1769 ईस्वी में ये जिम्मेदारी दी गई, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूला जा सके और भारत पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल क्या था? तो रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल की बात करते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव के दो कार्यकाल भारत में देखने को मिलते हैं। पहला कार्यकाल 1757 से 1760 के बीच था और दूसरा कार्यकाल जो है 1765 से 1767 के बीच था। कंपनी की स्थापना का श्रेय भी इसी को जाता है। सेलेक्ट कमेटी का गठन कहाँ किया गया था? तो सेलेक्ट कमेटी का गठन जो है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा ही किया गया था और ये कलकत्ता में किया गया था। सेलेक्ट कमेटी में कितने सदस्य थे? तो सेलेक्ट कमेटी में 4 सदस्य थे। अगर रॉबर्ट क्लाइव को जोड़ दिया जाए तो 5 सदस्य हो जाएंगे। रॉबर्ट क्लाइव जो है इसका अध्यक्ष हुआ करता था। सेलेक्ट कमेटी के सदस्य कौन कौन थे इसको भी हम देखेंगे। तो सेलेक्ट कमेटी में जो 4 सदस्य थे, अन्य 4 सदस्य, एक तो रॉबर्ट क्लाइव था ही, अन्य 4 सदस्य में एक थे मिस्टर साइक्स, एक थे जो मिस्टर था साइक्स नाम है इनका, नेक्स्ट है मिस्टर सुमनेर, तीसरा जो है मिस्टर वेरेलेस्ट और चौथा जो है जनरल कर्नक।